गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशंस करने जा रहा हूं जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग अंत तक इसको जरूर देखें। आप इस वीडियो से ये भी सीख पाएंगे कि हमें कैसे क्विक रिवीजन करना है, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता भी रहूंगा कि हमें कैसे इसे क्विक रिवीजन करना है। तो इस वीडियो को आप लोग जो है अंत तक जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NGT। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT इसे बोला जाता है। अब हम इस टॉपिक को डिस्कशंस करेंगे वेरी ही शॉर्ट एंड क्विक टाइम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो थी 18 अक्टूबर 2010 में एक अधिनियम बनाकर 2010 में एक अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की गई थी। इसका यदि हम मुख्य उद्देश्य देखें, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निराकरण करना। क्या था? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निराकरण करना, ताकि क्या हो कि जो अदालत का जो टाइम वेस्ट होता था वो ना हो और एक स्पेशल कोर्ट इस विभाग के लिए या इसके लिए जनरेट कर दी गई। तो इस क्या करेगा, उसका मेन मोटिव ये रहेगा कि जो भी पर्यावरण से संबंधी मुद्दे रहेंगे वो NGT ही संभालेगा और इसके तहत वो कार्यवाही भी कर सकेगा। ये अधिनियम बनाकर इसको रिस्पॉन्सिबल दिया गया है। अब हम इसके यदि हम ब्रांचेस देखें या इसका मेन मुख्यालय देखें, क्या देखें, इसका मुख्यालय यदि हम देखें, इसका हम मुख्यालय देखें तो इसका मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मुख्यालय नई दिल्ली में। प्लस इसके साथ आपको इसकी 4 ब्रांचेस या 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। सेकंड आपको देखने को मिलेगा पुणे में। थर्ड आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। फोर्थ आपको देखने को मिलेगा चेन्नई में। तो ये जो आपको 4 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी NGT की, और मेन हेडक्वार्टर जो रहेगा वो नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा NGT का। अब हम इसके जो हैं अध्यक्ष की बात कर लें कि अध्यक्ष कौन कौन थे या कौन कौन रहे 2010 से। तो 2010 से यदि हम अध्यक्ष की बात करें तो 3 जो थे मेन अध्यक्ष रहे। पहले जो अध्यक्ष थे या जिसे मैं फर्स्ट अध्यक्ष बोल दूं, ठीक है, तो वो रहेंगे हमारे लोकेश्वर सिंह पंटा। लोकेश्वर सिंह पंटा जो रहेंगे वो हम इस विभाग के पहले अध्यक्ष रहेंगे। सेकंड अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे कौन? स्वतंत्र कुमार। कौन रहेंगे? स्वतंत्र कुमार रहेंगे। और थर्ड या 8% जिसे मैं बोल दूं, थर्ड या 8% जो वर्तमान में जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर आदर्श कुमार गोयल। कौन रहेंगे? आदर्श कुमार गोयल जी जो रहेंगे वो 8% और थर्ड हैं अभी करंट हाल ही में अध्यक्ष रहेंगे। अब यदि हम इनके अध्यक्ष की बात करें कि आखिरकार इन अध्यक्षों की नियुक्ति की बात करें तो आखिरकार इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इन अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो जो है केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार। किसके परामर्श पर? तो केंद्र सरकार जो है वो परामर्श लेगी किससे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से।
किससे लेंगी? भारत के मुख्य न्यायाधीश से। भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेंगे? परामर्श लेंगे और इनकी नियुक्ति करेंगे। कौन करेगा फाइनली नियुक्ति? तो फाइनली नियुक्ति जो रहेगा केंद्र सरकार द्वारा ही की जाएगी और इसके जो सदस्यों की नियुक्ति रहेगी वो एक समिति गठित करके और उनकी नियुक्ति की जाएगी। और यदि हम इनके मेंबर्स की बात कर लें कि फाइनली इनके मेंबर्स या सदस्य कितने होंगे, तो इनके सदस्य यदि हम मिनिमम बात करें तो मिनिमम सदस्य जो रहेंगे वो रहेगी 10 और मैक्सिमम सदस्यों की बात करें तो वो रहेंगे 20। डेट मीन्स एनजीटी के मिनिमम और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? वो रहेगी 10 to 20 सदस्य इसमें इंक्लूडेड रहेंगे आपके एनजीटी में, डेट मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में। अब हम इसके आगे हम बात करते हैं एनजीटी कैसा निकाय है। तो एनजीटी कैसा निकाय है? तो एनजीटी जो है वैधानिक, कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है जो कि आर्टिकल 21 से प्रेरित है। कैसा निकाय है एनजीटी? तो एनजीटी एक प्रकार से वैधानिक निकाय है जो कि आर्टिकल 21 से प्रेरित होता है। एनजीटी की स्थापना के साथ साथ भारत जो था विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण बना था, एक देश बना था जो कि 3rd नंबर का था। भारत कौन से देश का नंबर का था? तो भारत जो था 3rd नंबर का देश बना था इस दुनिया में विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण के लिए। अब यदि हम पहले देश की बात करें तो फर्स्ट जो देश था वो था कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। एंड सेकंड जो कंट्री थी वो थी न्यूजीलैंड। एंड थर्ड जो देश था वो था भारत। भारत जो देश था वो एक स्पेशल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स बना था। कौन से नंबर का? तो वो बना था 3rd नंबर का। तो आप जो है इसे क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं ऐसे कैसे कि आपने एनजीटी लिखा, एनजीटी की स्थापना देखी कि कब इसका अधिनियम बना, कब इसको स्थापित किया गया। तो हमें डेट याद रखनी है, 18 अक्टूबर 2010 में एक अधिनियम बना के इसको पारित किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या था? तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निराकरण करना था। इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं अभी तक? तो 2010 से 2021 तक अभी करंटली 3 ही अध्यक्ष रहे हैं। उसमें से पहला रहे हैं लोकेश्वर सिंह पंटा, सेकंड रहे स्वतंत्र कुमार और थर्ड रहे हैं आदर्श कुमार गोयल। और भारत में जब ये स्थापना की गई एनजीटी की, उसके साथ साथ जो था भारत भी एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण का एक देश बना जो कि 3rd नंबर का बना इस दुनिया में। पहला जो था वो ऑस्ट्रेलिया था, सेकंड था न्यूजीलैंड और थर्ड जो था वो भारत बना। इसके मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसके मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे, प्लस इसकी ब्रांचेस आपको 4 देखने को मिलेगी जो कि आपको भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये कैसा निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है जो कि आर्टिकल 21 से प्रेरित है। तो आप देखेंगे कि हम कितने क्विक रिवीजन से या कितने जल्दी फास्ट हम इसको रिवीजन कर पाते हैं। एनजीटी पर्यावरण के संबंधित कितने कानून के तहत कार्यवाही कर सकता है? तो वो 7 कानूनों के तहत वो नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। एनजीटी को गिवन है। अब इससे यदि हम देखें कि हमें जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का निराकरण जो करवाना होता है एनजीटी को, वो कितने दिनों के अंतर्गत हो जाना चाहिए? तो वो 6 महीनों के भीतर इसका निराकरण हो जाना चाहिए। या आपको एनजीटी के विरुद्ध अपील करना है तो आप 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दोषी पाए गए, इसकी अगर हम सजा की बात करें, यदि एनजीटी के खिलाफ एनजीटी ने मुकदमा करा और आप यदि दोषी पाए गए, तो दोषी पाए जाने में हम सजा का प्रावधान देखें तो सजा का जो प्रावधान रहेगा वो आपको 3 वर्षों से अधिक कारावास, ये अपन जो है मैक्सिमम सजा बता रहे हैं, जो 3 वर्षों से अधिक कारावास प्लस या फिर, ठीक है ना, या फिर आपको 10 करोड़ रुपए तक का भी जुर्माना लगा सकता है। एनजीटी के द्वारा आप यदि दोषी पाए गए तो ये अधिकतम आपको सजा जो रहेगी वो भुगतनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि अध्यक्षों का कार्यकाल या इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है
वो कितने वर्षों का होता है? तो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। प्लस कोई भी सदस्य जो रहता है इस पर पुनः पद पर स्थापित या नियुक्ति नहीं की जा सकती। अधिनियम में वर्णित किया गया है कि कोई भी सदस्य हो या अध्यक्ष हो उसका कार्यकाल 5 वर्षों तक रहेगा, प्लस कोई भी व्यक्ति या सदस्य जो रहेगा इसका पुनः इसकी पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, जो भी इसका सदस्य या अध्यक्ष रहेगा। लोगों ने देखा कि जो पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे रहेंगे उसकी मामलों की सुनवाई या कितने कानून के तहत कार्रवाई करेगा एनजीटी, तो 7 कानूनों के तहत कार्रवाई करेगा। लेकिन उसके क्षेत्र के साथ कुछ क्षेत्र हैं जो उसके बाहर रखे गए हैं। तो इसके क्षेत्र के बाहर की यदि हम बात करें तो 2 ऐसे आर्टिकल्स होते हैं या 2 ऐसे एक्ट हैं जो कि इसके क्षेत्र के भीतर या समाहित नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्र के बाहर की यदि हम बात करें कि इसके क्षेत्र के बाहर की यदि हम बात करें तो इसमें 2 एक्ट ऐसे हैं। पहला एक्ट है वो है वाइल्ड लाइफ, वो होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में बनाया गया था। और सेकंड जो रहेगा वो रहेगा अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट जो कि 2006 में बनाया गया था। तो ये दोनों जो एक्ट हैं वो एनजीटी के बाहर रखे गए हैं। तो स्टूडेंट आप अब लोग देखेंगे कि हम इसको कैसे क्विक रिवीजन करें या कैसे हम इसको जल्दी से कवर करें। तो मैं आप लोगों को अब क्विक रिवीजन जो है वो करवा रहा हूं, जो कि हम हाल ही में या 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेंगे। कैसे कि हमें देखना है एनजीटी डेट मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। अब हम देखें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसको एक अधिनियम बना के 10 अक्टूबर 2010 में स्थापना की गई थी। प्लस इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष 3 रहे अभी तक। फर्स्ट जो थे वो थे लोकेश्वर सिंह पंटा, सेकंड जो थे वो स्वतंत्र कुमार और थर्ड जो थे आदर्श कुमार गोयल, जो कि हाल ही में 8% अभी तक इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इसका अपन देखें कि जब इसकी स्थापना की गई थी तब भारत जो देश था वो एक प्रकार से विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण देश बना, जो कि विश्व में 3rd नंबर का था। फर्स्ट जो था वो था ऑस्ट्रेलिया, सेकंड जो था वो था न्यूजीलैंड और थर्ड जो था वो था भारत। और इसका उद्देश्य क्या था एनजीटी का, तो एनजीटी का मुख्य उद्देश्य यही था कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निराकरण करना, जल्दी से अदालतों पे ज़्यादा भार स्थापित नहीं करना। तो इस वजह से उन्होंने एक एनजीटी को अधिनियम बनाकर स्थापना की। और इसमें जो भी पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे रहेंगे उनका निराकरण कितने दिनों के अंतर्गत हो जाना चाहिए, तो 6 महीनों के भीतर इसका निराकरण हो जाना चाहिए किसी भी मुद्दों का। और आप देखेंगे कि इसके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, तो इसके अध्यक्षों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। किसके परामर्श पे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, तो इसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम देखा जाए तो 10 रहेगी या मैक्सिमम 20 रहेगी। यदि एनजीटी किसी प्रकार से दोषी पाया जाता है, ठीक है ना, या एनजीटी किसी प्रकार से या अपने निर्णय के करके किसी सामने वाले व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसको सजा का प्रावधान भी नियुक्त किया गया है। तो अधिकतम सजा क्या दे सकता है एनजीटी, 3 वर्षों का उसको कारावास भी दे सकता है या 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान भी दे सकता है। ये अधिकतम सजा एनजीटी के द्वारा दी जा सकती है। इसके मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसकी ब्रांचेस 4 आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में आपको देखने को मिलेगी। और ये कैसा निकाय है, तो ये एक प्रकार से वैधानिक निकाय है। और ये जो है एनजीटी 7 कानूनों से संबंधित पर्यावरण मुद्दों के द्वारा निराकरण करा जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसे 2 क्षेत्र हैं जो कि इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। पहला क्षेत्र कौन सा होता है, तो वो होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में स्थापित किया गया था। और सेकंड जो था वो था अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट, जो कि 2006 में स्थापित किया गया था। तो ये दोनों जो एक्ट हैं इसके अंतर्गत एनजीटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितनी जल्दी हम इसको क्विक रिवीजन भी करवा पा रहे हैं या कर रहे हैं। तो आप जो है इसको चाहें तो आप एक नोट पेन या लेकर भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसकी
केस स्टडी करते हैं। तो केस स्टडी में आप देखेंगे कि 2012 में एनजीटी ने क्या करा था, एक पोस्को स्टील, एक स्टील कंपनी है जिसे पोस्को ने क्या करा था, एक समझौता किया था ओडिशा सरकार के साथ, एक समझौता किया था कारखाने का, जो कि पोस्को एक स्टील कंपनी थी, उसने ओडिशा के साथ एक समझौता किया गया था। लेकिन उसके तहत कार्रवाई किसने की गई, तो एनजीटी ने इस मुद्दे के तहत कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से ये जो प्लांट था उसको स्थगित करना पड़ा। ये कार्रवाई किस लिए की गई, क्योंकि आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो इससे प्रभावित हो रहे थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो समझौता था ये कैंसिल करना पड़ा। एनजीटी ने ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया 2012 में। ऐसे ही हम सेकंड मुद्दे की यदि हम बात करें, 2015 में एक मुद्दा था जो कि दिल्ली एनसीआर का था। इसमें एनजीटी ने एक डिसीजन सुनाया कि जो भी 10 वर्षों से पुराने जो डीजल वाहन हैं उन पर रोक लगा दे देनी चाहिए। और हाल ही में यदि आप देखेंगे कि 2017 में, कब, 2017 में दिल्ली में यमुना नदी पर एक हुआ था दिल्ली खादिर आयोजन। किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये आर्ट ऑफ लिविंग, आपने नाम सुना होगा कई बार। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा फेस्टिवल एक आयोजित किया गया था दिल्ली के यमुना नदी पर, यमुना खादर के नाम से। तो यहाँ पर एनजीटी ने एक महत्वपूर्ण अपना डिसीजन सुना में पर्यावरण के नियमों का कई सारा उल्लंघन किया गया है। तो इसके तहत जो था एनजीटी ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया आर्ट ऑफ लिविंग पर। क्यों, क्योंकि ये पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। तो आप देख पाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट डिसीजन जो थे एनजीटी ने दिए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर, जिससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।